हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा टॉपिक वापस लेके आया हूँ। और खास तौर से जो भी टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ एपिजेनेटिक्स। और एपिजेनेटिक्स में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे आप स्कूल लेक्चर से लेकर CSIR नेट के एग्जाम तक बैठ जाओ, आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि एपिजेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, एक जेनेटिक्स अपन नॉर्मल जो मेंडल्स के द्वारा दी गई थी, तो मेंडल जेनेटिक्स अपन नॉर्मल पढ़ते हैं। उसके अलावा एक टर्म आता है एपिजेनेटिक्स। तो जो एपिजेनेटिक्स है वो जेनेटिक्स का ही टर्म है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ठीक है ना, तो आज आपको अपन डिस्कस करेंगे एपिजेनेटिक्स क्या होता है। देखो, जेनेटिक्स का मतलब तो है कि किसी भी डीएनए के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, या म्यूटेशन होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण से आने वाली प्रोजेनी के अंदर नए फीचर्स, नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वो एक जेनेटिक्स होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब है किसी भी डीएनए में विदाउट एनी चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस में या न्यूक्लियोटाइड्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। ना ही डीएनए कोई न्यूक्लियोटाइड मतलब कहे डिलीट होता है, ना ही कोई एडिशन होता है। फिर भी अगर कोई चेंजेस कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, तो उस प्रकार का जेनेटिक्स को अपन क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स से ऊपर है ये एपिजेनेटिक्स। ठीक है ना। तो इसमें से मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले एपिजेनेटिक्स का जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर कोनार्ड वेडिंगटन ने दिया था। कोनार्ड वेडिंगटन 1942, जो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। एक टर्म मैंने लिखा है स्टेबल चेंजेस। ये कैसे होते हैं? स्टेबल चेंजेस होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। स्टेबल चेंजेस इन नेक्स्ट जनरेशन विदाउट डीएनए म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन नहीं हुआ किसी प्रकार का। इन डीएनए सीक्वेंस, ये टर्म जरूर लगाना आपको कि डीएनए सीक्वेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। कि ऐसा नहीं कि दो न्यूक्लियोटाइड निकल गए या दो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। ठीक है ना। दीज चेंजेस अफेक्ट, ये किस चीज को अफेक्ट करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट या फिर पार्शियली उसके फंक्शनल या फिर और भी चीजें जो भी हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे सेलुलर फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स है, उन सभी को वो चेंजेस कर सकते हैं। एपिजेनेटिक्स मोस्टली किसके द्वारा कोज किया जाता है? या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई भी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर की अपन बात करें तो इसमें से कुछ फैक्टर्स अपन इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट। किसी भी एम्ब्रियो का या ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के अंदर कुछ इस प्रकार के एक्सटर्नल फैक्टर ऐड हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, एजिंग और डाइट्स। ये सभी किसके क्या है? एपिजेनेटिक्स को कोज करने वाले फैक्टर्स हैं। अब इसमें अपन देखें कि एपिजेनेटिक्स में मोस्टली क्या चेंजेस होते हैं। मोस्टली क्या चेंजेस होते हैं? मोस्टली जो है वो मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें एपिजेनेटिक्स में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक एज डीएनए मेथाइलेशन, और एक है हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। ठीक है ना। एक अपन जनरल सा अपन देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, ये अपन एक देखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कुछ इस प्रकार से डीएनए जो है वो मोस्ट फोल्डेड किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन से बने होते हैं। तो इसमें क्रोमेटिन से बने होते हैं। इन क्रोमेटिन में जो डीएनए है वो किसके ऊपर रैप रहता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो यहां पर अपन देखें, इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये रैप्ड रहते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम, ये जो प्रोटीन है इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन है। इसका मतलब एक अगर अपन यहां पे स्ट्रक्चर बनाएं कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस प्रकार से ये हिस्टोन प्रोटीन है। प्रत्येक की
4 यूनिट होती है इसमें, H2A, H2B, H3 और H4। प्रत्येक की 2-2 कॉपी होती है, तो ये क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर होता है। इस ऑक्टामर हिस्टोन के ऊपर डीएनए जो है वो लिपटा हुआ रहता है। इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है दूसरी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिंकर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन जो क्या करता है, डीएनए को बाइंड करके रखता है। डीएनए, ये जो डीएनए है नेगेटिव चार्ज वाला होता है। डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन है लाइसिन और आर्जिनिन के कारण से हिस्टोन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन जो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के नेगेटिव चार्ज के कारण से एफिनिटी बाइंड रहते हैं और दोनों टाइट रहते हैं, तो तब तक इसके साथ बाइंड है ये डीएनए जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। मतलब एक्सप्रेस का मतलब कहें, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है। पहला दिया गया है डीएनए का मेथाइलेशन, ठीक है ना। अगर डीएनए का मेथाइलेशन करते हैं, डीएनए मेथाइलेशन, यदि डीएनए के ऊपर आप मेथाइल ग्रुप को ऐड करते हो, ऐड methyl group on DNA न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या करते हैं, इसके डीएनए के एक्सप्रेस होने को रोकते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, जीन साइलेंसिंग। अब मान लो किसी भी पीढ़ी के अंदर, किसी भी जनरेशन के अंदर, उनके पेरेंट के अंदर अगर डीएनए को मेथाइलेशन कर दिया गया हो और वो अगली पीढ़ी में आ गई, तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। दूसरी चीज अपन देखें, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। यदि हिस्टोन पर मिथाइल ग्रुप अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, किस पे, हिस्टोन टेल पर, तो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हो गया। हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हो गया तो हिस्टोन क्या करेगा, आरएनए को, इसको डीएनए को छोड़ देगा, डीएनए रिमूव, और इसमें जीन क्या होंगे, एक्सप्रेस। तो यहां पर जीन अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे, और इस प्रकार की जो कंडीशन आ जाएगी वो कैंसर कोज कर सकती है आपकी, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन में है कि अगर डीएनए मेथाइलेशन हुआ है और हिस्टोन मॉडिफिकेशन हुआ है, तो अगली पीढ़ी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, या तो जीन साइलेंट हो जाएगा या जीन ओवर एक्सप्रेस होने लगेगा, और दोनों ही कारण से नए कैरेक्टर्स कुछ विकसित होते हैं। तो इनमें डीएनए के अंदर देखो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, डीएनए के सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, केवल मॉडिफिकेशन हुआ है। और इन फ्यूचर जाके ये मॉडिफिकेशन अगर हट जाते हैं, अगर ये मॉडिफिकेशन रिमूव हो जाते हैं, तो नॉर्मल कैरेक्टर वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। ये एपिजेनेटिक्स है। एपिजेनेटिक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, कि कुछ जो एक्स क्रोमोसोम की अपन बात करें, एक्स क्रोमोसोम है वो डीएनए मेथाइलेटेड होता है। डीएनए मेथाइलेशन होने के कारण से एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन में। जहां पर 2 एक्स होते हैं वहां पर एक हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए एक जो एक्स क्रोमोसोम है किस में कन्वर्ट होता है, बार बॉडी में। ये एक्सप्रेस नहीं होता है, बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैरेक्टर है वो कहां से आते हैं, पेरेंट से आते हैं, मदर से आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मदर से आने वाले इस प्रकार के जो साइलेंट जीन है या साइलेंट कैरेक्टर है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग बोलते हैं, जन्मजात मिलते हैं। तो ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है जो पेरेंटल लेवल पर डिसाइड होते हैं कि कौन से जीन को एक्सप्रेस करना है, कौन से जीन को सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के अंदर इस प्रकार कैरेक्टर देखने को मिलते हैं।
माइस के अंदर इस प्रकार के जो जीन है इम्प्रिंटिंग वाले, ये लगभग कितने देखने को मिलते हैं, 260 जीन पाए जाते हैं। और ह्यूमन के अंदर देखें तो 228 जीन्स पाए जाते हैं। माइस के अंदर एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है एगोटी माइस, जिसके अंदर अपन कहें कि उनका जो ब्राउन कलर है वो दिखाई देता है। कुछ अदर करेक्टर्स हैं जो यहाँ पर अपन देखिए, एपिजेनेटिक्स जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो पैराम्यूटेशन, यहाँ पर बुक मार्किंग, इम्प्रिंटिंग, जीन साइलेंसिंग, क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, पोजिशन इफेक्ट, डीएनए मेटाइलेशन, मैटरनल इफेक्ट और नॉन कोडिंग आरएनए एक्शन, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। ह्यूमन में एपिजेनेटिक्स के कारण से पेरेंटल लेवल से होने वाली डिजीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एंजलमैन, ये है प्रेडरविलाई, बैक विद वेडमैन सिंड्रोम। तो कुछ इस प्रकार के जो है एपिजेनेटिक्स अपने आप में एक विशेष प्रकार का एक कैरेक्टर है, एक फिनोमिना है, जिसमें डीएनए के सीक्वेंस में विदाउट एनी चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए बट सम कैरेक्टर्स चेंजेस इन नेक्स्ट पीढ़ी या इन नेक्स्ट जनरेशन, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपिजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। एपिजेनेटिक्स में हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं इतना छोटा सा पोर्शन, छोटी सी जल्दी सी मैंने एक पोर्शन बनाया आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें से सॉल्व कर सको। इसी के साथ आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।